तुलसीपुर गांव में संध्या अपनी माँ कावेरी के साथ रहती थी। संध्या जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद घर चलाने के लिए कावेरी उसी गांव में रहने वाली सेठानी पुष्पा रानी के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। संध्या की माँ बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से मन लगाकर करती थी। वो सेठानी को कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, जिससे खुश होकर सेठानी कावेरी की हमेशा मदद किया करती थी। वो उसे हमेशा कुछ न कुछ दिया करती थी। कावेरी दीदी, ये आपकी इस महीने की तनख्वाह है। और सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सब आपकी दुआ है मालकिन। आपके होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, ये मेरी बेटी के कुछ कपड़े, इन्हें आप ले जाइए। मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी की जितनी ही है, ये आप उसे दे दीजिएगा। उस पर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। शुक्रिया मालकिन। कावेरी की बेटी संध्या दिखने में काली थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह ही दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो मालकिन के दिए फ्रॉक को पाकर बहुत ही खुश हुई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक कावेरी की तबीयत खराब हो गई। माँ, ये लो दवाई और अब आप आराम करो। मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर बेटी, आज मालकिन के घर मेहमान आने वाले हैं। वो इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। माँ, मैंने कहा ना आपको कहीं नहीं जाना है। रही बात मालकिन के घर का काम की, तो आज मैं आपकी जगह मालकिन के घर चली जाती हूँ। आप आराम करो, मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। संध्या पुष्पा रानी के घर माँ की जगह काम करने चली जाती है। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। लो अब फटाफट से तुम खाना बना दो। ठीक है मालकिन। संध्या खाना बनाकर सबको खाना देने जाती है। तभी पुष्पा रानी की बेटी पायल कहती है, छी माँ, ये आपने कैसे कैसे लोगों को घर में काम पर रखा है? ये कितनी काली और बुरी है। मैं इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। छी, काली बंदरिया। पायल, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है और तुम ये काले गोरे में कब से भेदभाव करने लगी? काले लोग के इंसान नहीं होते। इसका रंग जरूर काला है, लेकिन ये भी तुम्हारी तरह ही है, समझी तुम? पायल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर पायल की बातें सुनकर संध्या के आंखों में आंसू आ जाता है। संध्या बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानना। बच्ची है, मैं समझा दूंगी। अब तुम भी अपने घर जाओ। और हाँ बच्चा, अपनी माँ के लिए खाना लेते जाना। और ये लो कुछ पैसे, अपनी माँ को अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना। मालकिन की बात सुनने के बाद संध्या खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। माँ, आपका बुखार तो कम ही नहीं हुआ। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद संध्या को पता चलता है कि उसकी माँ को टाइफाइड है और उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। संध्या अब रोज ही अपनी माँ की जगह पुष्पा रानी के घर काम करने आने लगी। पायल को संध्या एक आंख नहीं भाती थी। वो हमेशा अपनी माँ की अनुपस्थिति में संध्या से बदतमीजी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पायल की कुछ सहेलियाँ उससे मिलने उसके घर आई। तब संध्या को देखकर उसकी सहेली बोली, अरे यार पायल, ये तूने अपने घर में कैसी नौकरानी रख रखी है? कितनी काली है ये, और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कई महीनों से नहाई भी नहीं है। क्या बताऊँ यार, पता नहीं इस कल्लो माई ने मेरी माँ के ऊपर कौन सा जादू कर रखा है। माँ हमेशा इसकी तारीफ ही करती रहती है। उन सब की बातें सुन संध्या को बहुत बुरा लगता है और वह रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। एक महीना बीत जाने के बाद संध्या को उसकी मालकिन पुष्पा रानी 1 महीने का तनख्वाह देती है। संध्या खुशी खुशी पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसने रास्ते में सोचा, आज मालकिन ने मुझे 100 रुपए फालतू दिए हैं। मैं इन पैसों से अपने लिए खुशबू वाला साबुन खरीद लेती हूँ। फिर मुझमें से भी अच्छी खुशबू आएगी और फिर पायल मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगी। तभी संध्या को एक बूढ़ी औरत सड़क पर भीख मांगते हुए दिखाई देती है। वो सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं करता। तब उस बूढ़ी औरत ने संध्या से कहा, बेटी मेरी मदद करो बेटी, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी मदद करो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है।
संध्या को उस औरत पर दया आ जाती है। जी अम्मा कितनी ज्यादा दिक्कत में है, मेरे साबुन लेने से ज्यादा जरूरी है इस अम्मा को खाना खिलाना। मैं एक काम करती हूँ, मैं वो 100 रुपए इन्हीं को दे देती हूँ, इससे अम्मा कुछ खा लेगी। ये सोचकर संध्या वो 100 रुपए अम्मा को दे देती है। अम्मा संध्या को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से तो अब जब भी संध्या वहाँ से गुजरती तो अपने हिस्से का खाना बचाकर उस अम्मा को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उस बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से का खाना ला कर दिया। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत खूबसूरत परी में बदल गई। तब संध्या हैरानी से बोली, अम्मा आप एकदम से परी कैसे बन गई? तभी वो परी बोली, संध्या मैं बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि मैं शनाया परी हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कैसे उस बूढ़ी अम्मा की हर रोज सहायता कर रही थी, इसलिए मैं उनका रूप लेकर आज तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही नेक और दयालु लड़की हो, तुम सच्चे मन से सबकी मदद करती हो। परी जी ये तो हम इंसानों का फर्ज है ना। मेरी माँ हमेशा कहती है हमें जितना भी मिला हो उसी में से हम दूसरों की भलाई करेंगे तो ऊपर वाला हमारी भलाई करेगा। वाह बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। मैं तुमसे बहुत खुश हुई और मैं तुम्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी वैसे तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सुंदर बना दोगी फिर पायल मैडम को मुझसे जो नफरत है वो दूर हो जाएगी। आप मुझे भी पायल मैडम की तरह सुंदर बना दीजिए परी जी। भोली संध्या तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है और बाहरी सुंदरता से मन का सुंदर होने का महत्व ज्यादा है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे रंग रूप को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो ये उसकी छोटी सोच है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी सुंदर बना देती हूँ। ये कहते हुए परी अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोली, संध्या अब तुम अपने घर जाओ और कल सुबह उठकर अपने घर के पीछे जाकर देखना, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है कल सुबह? संध्या किसी अच्छी चीज को पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, अब बस तुम कल सुबह का इंतजार करो। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। फिर अगली सुबह जब संध्या सोकर उठी तो वो घर के पीछे गई। तब उसने देखा कि घर के पीछे जो बाग था उसमें 3 जादुई साबुन के पेड़ उग गए हैं। ये देखकर संध्या हैरान हो गई और खुशी से नाचने लगी। फिर संध्या एक साबुन के पेड़ से साबुन तोड़कर जैसे ही नहाई, नहाते ही वो बहुत ही सुंदर हो गई। अपने आप को इतना सुंदर होता देख संध्या मन ही मन बहुत खुश हुई। अब तो हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफें करने लगा। अब संध्या ने पुष्पा रानी के घर झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया और उस जादुई 3 साबुन के पेड़ का साबुन तोड़कर उसे बाजारों में बेचने लगी। धीरे धीरे उसके पास दूर दूर से साबुन का ऑर्डर आने लगा और वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई। उसके बाद संध्या ने एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करवाया और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब संध्या के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अक्सर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। जब ये बात पायल को पता चला तो वह संध्या से जलने लगी। वो नौकरानी की बच्ची कल्लो माई एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे तो पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर पायल सच्चाई का पता लगाने संध्या के घर गई। वहाँ उसने देखा कि घर के पीछे खेत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जादुई साबुन के पेड़ उगे हुए हैं। अच्छा तो ये बात है, इस जादुई 3 साबुन के पेड़ की मदद से ये नौकरानी की बच्ची इतनी अमीर हो गई। फिर वो अपनी सहेलियों से बोली, गाइस हम एक काम करते हैं, इस पेड़ से सारे साबुन तोड़कर अपने साथ ले चलते हैं। हम भी इस साबुन को लगाते हैं और भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। इतना कहकर पायल और उसकी सारी सहेलियाँ उस जादुई 3 साबुन के पेड़ से सारे साबुन तोड़कर अपने घर ले गई। घर जाकर जब उन सब ने उन साबुन से नहाया तो उन सब के चेहरे पर कील मुहांसे हो गए। वे लोग अपनी ये हालत देखकर रोने लगे। पायल बोली,
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लालच और ईर्ष्या की वजह से हम सबकी आज ये हालत हो गई। उस दिन के बाद से पायल और उसकी सहेलियां घर से बाहर निकलना तक छोड़ देती है। वहीं संध्या खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती। स्वर्गवासी माँ का जादुई साड़ी और लिपस्टिक। दीपक जब 5 साल का था तभी उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए। पति की मृत्यु के बाद देविका ने अकेले ही दीपक का पालन पोषण किया। देविका का पति रामलाल गांव में ही मजदूरी किया करता था और जब वो जिंदा था तब भी उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी और आज उनके न होने पर भी देविका को ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ, मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए। दीनू के पापा ने उसे कल ही रिमोट वाली कार ला के दी है, मुझे भी चाहिए माँ। ऐसे रोते नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं कल ही बाजार से तेरे लिए रिमोट वाली कार ला दूंगी। अब चल और चलकर खाना खा ले, मैंने तेरे पसंद की खीर बनाई है। दीपक खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। अरे बहन, इस विधवा को तो देखो, पति था तब तो कभी इसके घर में खाने तक को नहीं था और जब से पति मरा है तब से तो दोनों माँ बेटे के हाथ जैसे मानो कोई खजाना लगा है। तभी तो रोज रोज नई नई चीजें लाकर अपने बेटे को देती है देविका। हाँ बहन, तुमने सही कहा, ये तो कोई काम भी नहीं करती और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखती है। मुझे तो लगता है ये कोई डायन है, डायन जो अपनी काली शक्तियों से सब कुछ चुटकियों में कर लेती है। अरे अगर ऐसा है तो ऐसी औरत का यहाँ हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है। कल को कहीं वो हमारे बच्चों पर ना कोई जादू टोना कर दे। हमें मुखिया जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद गांव वालों के शिकायत करने पर सभी गांव वाले देविका को डायन बोलकर गांव से निकाल देते हैं। देविका चुपचाप अपना गांव और घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चली जाती है और वहीं पर वह दीपक का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दीपक अब बड़ा हो जाता है और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन अब दीपक भी अपनी माँ के बारे में सोच सोचकर हैरान होने लगता है। पूरे दिन मेहनत करने पर कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाता हूँ, वो भी खुद के खर्चे में ही खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बच पाता। फिर आखिर मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मैं जो भी मांगता सब लाकर मुझे दे देती थी। कहीं गांव वाले सही तो नहीं कहते थे कि मेरी माँ एक डायन है और उसके पास कुछ काली शक्ति है। ऐसे ही एक दिन देविका अपने बेटे से कहती है, बेटा जरा ये फोटो देखकर बता, ये लड़की कैसी है? मुझे तो बहुत ही संस्कारी और गुणी लग रही है मेरी होने वाली बहू। तू कहे तो मैं कल ही इससे तेरी शादी की बात चलाऊं। माँ, लड़की तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन माँ शादी में बहुत खर्चे आएंगे ना, और अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, फिर शादी का सारा खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? अरे तुझे लड़की पसंद है, मेरे लिए यही बहुत है और शादी की चिंता तू मत कर। अभी तेरी ये माँ जिंदा है, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। फिर भी माँ, शादी कोई आम बात थोड़ी है, बहू को गहने भी तो देने होते हैं और कपड़े भी तो देने होते हैं और उसके बाद शादी का सारा खर्चा। माँ, हम ये सब कहाँ से कर पाएंगे? देविका मुस्कुराते हुए वहाँ से वो फोटो लेकर चली जाती है और अपनी माँ की इसी रहस्यमयी मुस्कान के बारे में दीपक हमेशा से जानना चाहता था। वो जब भी अपनी माँ से कोई सवाल करता तो उसकी माँ उसे ऐसे ही मुस्कुराकर टाल दिया करती थी। जी बहन जी। अरे बहन जी, मेरे बेटे को तो आपकी बेटी एक ही नजर में पसंद आ गई। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, हम कल ही अपने बेटे के साथ आपके घर आते हैं रिश्ता पक्का करने। ठीक है, नमस्ते बहन जी। उसके बाद देविका दीपक को लेकर लड़की वाले के घर पहुंचती है। लाखों में एक है मेरा बेटा और आज तक मैंने और मेरे पति ने जो भी कुछ कमाया है अब से वो सब हमारी होने वाली बहू का ही तो है। मैंने तो शुरू से ही अपनी बहू के लिए बहुत कुछ सोच रखा है।
सब लोग रूपा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि रूपा बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी और उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। सभी को एक ही नजर में रूपा पसंद आ जाती है और दीपक को भी। इधर रूपा के घर वाले दीपक और उसकी माँ को देखकर आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे ये हम कैसे घर में रिश्ता करने जा रहे हैं अपनी रूपा का? ये लोग तो खाली हाथ ही मुंह उठाकर लड़की देखने चले आए, लेकिन इस बुढ़िया के हाथ में जो थैला है उसमें भला क्या है? तभी देविका कहती है, ये मेरा बेटा दीपक है, एक कंपनी में जॉब करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। और हाँ, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ वो आप लोग और मेरी बहू को पसंद आएगा। देविका के इतना बोलते ही सबकी आंखें चमक उठती है और सभी आश्चर्य से देविका की तरफ देखने लगते हैं। देविका अपने थैले में से एक गहने का डब्बा निकालती है और उसे खोलकर सबके सामने रखती है। वह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसमें भारी भरकम सोने का हार और कानों के झुमके और कंगन थे। उसके बाद देविका ने थैले में से 21,000 रुपए निकाले और अपनी बहू को दिए। मेरी बेटी, आज से तू हमारे घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ करना बेटी, नया जमाना है, नई नई तरह की चीजें हैं। अब मुझ बुढ़िया को इन सब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, इसलिए मैं तेरे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आई। तो इन पैसों से अपनी पसंद का लहंगा ले लेना। ये सुनकर तो सभी का चेहरा खिल उठता है। अभी तक जो लड़की वाले देविका को भिखारी समझ रहे थे वो तो बहुत अमीर घराने से निकली। लड़की वाले को भी दीपक पसंद आ जाता है और फिर दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है। दीपक तो हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने आज तक उससे कहां छुपाकर इतने सारे गहने और इतने सारे पैसे रखे थे। कुछ ही दिनों में दीपक और रूपा की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। रूपा को बहू के रूप में पाकर देविका बहुत खुश होती है। ऐसे ही बहुत ही अच्छे से उन लोगों का दिन गुजर रहा था। तभी एक बार देविका काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है और अपनी बहू को अपने पास बुलाती है। बहू, मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी दीपक जी को कॉल करके बुलाती हूँ। हम आपको अभी डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बहू, मेरा बुलावा आ चुका है। बेटी, मैं मरने से पहले तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बहू, वो मेरा संदूक देख रही हो ना? हाँ माँ जी, क्या है उस संदूक में? माँ जी बोलिए ना माँ जी। देविका अपनी बात अधूरी छोड़कर दुनिया से चली जाती है। उसके बाद रूपा फूट फूट कर रोने लगती है और दीपक के आने के बाद सभी मिलकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं और कुछ समय ऐसे ही उन लोगों का दुख में ही बीतता है। तभी दीपक के कंपनी से कॉल आता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले तो माँ जी हमें छोड़कर चली गई और अब इनकी जॉब भी चली गई। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और दीपक को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। सुनिए जी, घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि माँ जी ने मुझे जो गहने दिए थे, हम उसी को बेचकर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। भला नौकरी के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो गहने मेरी माँ की निशानी है। हम उसे नहीं बेचेंगे। हम उन गहनों को अपने होने वाले बच्चों के लिए संभाल कर रखेंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाता है। तभी रूपा को अपनी सास की बात याद आती है और वो डरते डरते संदूक खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर साड़ी और लिपस्टिक रखा हुआ है। इतना सुंदर साड़ी और ये लिपस्टिक! अरे, अगर माँ जी ने मेरे लिए इतना सुंदर साड़ी और लिपस्टिक खरीदी थी तो उन्होंने मुझे ये सब दिया क्यों नहीं? मैं इसे जल्दी से बाहर निकाल कर रख लेती हूँ। दीपक जी आएंगे तो मैं उन्हें पहन कर दिखाऊंगी। अरे ये लिपस्टिक, इस लिपस्टिक का सेट तो बहुत ही अच्छा है।
मैं इसे लगा कर देखती हूँ। रूपा उस लिपस्टिक को लगा लेती है, तभी उधर से दीपक भी आ जाता है। रूपा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे माफ करना रूपा, मुझे आज भी कहीं जॉब नहीं मिला। पता नहीं जी, माँ जी के जाते ही हमारे खुशियों को किसकी नजर लग गई। काश हमारे घर में कुछ दिन का राशन और होता, जिससे कुछ दिन और हमारा गुजारा हो पाता। रूपा के मुंह से इतना निकलते ही उसके घर में अपने आप ही राशन की कुछ बोरियां आ जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से राशन की बोरी कहाँ से आ गई? और ये क्या, तुमने अपने होठों पे इतनी लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? वो तो मैं जल्दबाजी में आपको बताना ही भूल गई। ये देखो माँ जी के बक्से से मुझे क्या मिला है। ये खूबसूरत सी साड़ी और लिपस्टिक, मैं अभी आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें भी मेरी माँ की तरह ही मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम अपना अलग ही सजने धजने में लगी हो। काश माँ जी की तरह मेरे पास भी कोई जादुई शक्ति होती, जिससे मेरे पास भी काफी सारे पैसे आ जाते। फिर तो आप मुझे कुछ नहीं बोलते ना। रूपा के दोबारा ऐसा बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। दीपक जी, ये क्या, पहले मेरे बोलते ही अचानक से राशन आ गया और अब ये पैसे भी। रूपा, कहीं ऐसा तो नहीं माँ की ये जादुई साड़ी और लिपस्टिक जादुई हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि माँ जी मुझे इसके बारे में कुछ बताना चाहती थी। शायद यही कहना चाह रही होगी। उसके बाद रूपा फिर से बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमें 10 लाख रुपए दे दो। रूपा के फिर से ऐसा बोलने पर वहाँ पर कोई पैसे नहीं आते। अरे ये पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो अब इस साड़ी को पहनकर देखती हूँ, शायद साड़ी से पैसे आ जाए। उसके बाद रूपा उस साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दो और हमें अमीर बना दो। तभी जादुई साड़ी से पैसों की बारिश होने लगती है और जादुई साड़ी दीपक और रूपा को खूब सारे पैसे देकर अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये साड़ी अपने आप कहाँ गायब हो गई? तभी एक आवाज आती है, रूपा और दीपक, ये साड़ी और लिपस्टिक साधारण नहीं बल्कि जादुई है और ये सब देविका को सुमोना नाम की जादूगरनी ने दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिता की जान सुमोना जादूगरनी की मदद करते हुए ही गई थी। इसलिए तुम्हारी माँ देविका को अपना घर चलाने और बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए सुनोमा जादूगरनी ने उन्हें जादुई साड़ी और लिपस्टिक दिया था। और आज तुम लोगों के पास इतना धन आ गया है जिससे तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकती हो। इसलिए ये साड़ी और लिपस्टिक जहाँ से आया था ये वहीं पर वापस चला गया। उसके बाद रूपा और दीपक उन सारे पैसों से अपना खुद का बिजनेस करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और आज उन दोनों को अपनी माँ का जादुई होने का राज भी पता चल जाता है। काली और गौरी घमंडी बहन। एक गांव में सुहानी और सुप्रिया नाम की 2 सौतेली बहनें रहा करती थी। सुप्रिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी किस्म की लड़की थी। वहीं सुहानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सावली और बदसूरत दिखाई देती थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिस वजह से सुहानी की सौतेली माँ कंचन उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया करती थी और वो अपनी बेटी सुप्रिया और सुहानी में हमेशा भेदभाव किया करती थी। वो अपनी बेटी सुप्रिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहीं सुहानी को हमेशा उसके रंग को लेकर ताना मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन सुहानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ सुहानी की बच्ची, मेरी बात को ध्यान से सुन। आज के बाद तू हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाएगी। तेरी वजह से मेरी सबके सामने कितनी बेइज्जती होती है। अरे कहाँ मैं और मेरी बेटी इतनी गोरी चिट्टी और कहाँ तू बदसूरत और काली। तेरा और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? और आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। अरे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, तेरे पिताजी की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ता है। इतना कहकर कंचन अपनी बेटी सुप्रिया के कमरे में चली जाती है
और अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और वही सुप्रिया शीशे के आगे बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है। यह देखकर कंचन उससे कहती है, अरे वाह बेटी, आज तो तू बहुत ही सुंदर लग रही है। एकदम चांद की तरह चमक रहा है मेरी बेटी का चेहरा, कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। उसी समय वहाँ पर सुप्रिया और सुहानी के पिता कैलाश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुप्रिया बेटी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कोई खास बात है क्या? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर कि उसके लिए तो हर एक दिन ही खास होता है। और एक वो सुहानी, चाहे जितनी मर्जी तैयार हो जाए लेकिन तब भी लगती बदसूरत ही है। पता नहीं भगवान ने भी उसे क्या ही सोचकर बनाया होगा। उसी समय सुहानी वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए, मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा जरा दिखा तो अपना चेहरा। अरे तेरे इस काले चेहरे पर तो लिपस्टिक भी फीकी पड़ गई है। और हाँ, आज के बाद तुम अपने इस काले चेहरे पर मेरी महंगी ब्रांडेड मेकअप की चीजें वेस्ट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी को अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर कैलाश कंचन से कहता है, अरे कंचन, तुम सुहानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आखिर वो भी तो तुम्हारी बेटी है ना? नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है सुप्रिया, जो मेरी तरह ही गोरी और सुंदर है। और कहाँ वो तुम्हारी काली कलूटी बेटी? अरे उसके साथ तो मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई होगी। कंचन, या तुम क्या बकवास कर रही हो? भूलो मत कि सुहानी भी मेरी ही बेटी है और उसके लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। कैलाश की ये बातें सुनकर कंचन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। और उसके अगले दिन जब सुप्रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, तो वो सुहानी के पास जाकर उससे कहती है, अरे सुहानी, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं चल रही हो? नहीं, वो माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ जाने से उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए, जैसे गोरे होने के लिए कोई क्रीम, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सुप्रिया हमेशा की तरह ही सुहानी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद सुप्रिया अपनी माँ के साथ बहुत सारी शॉपिंग करके घर वापस आती है। माँ, आज तो मजा ही आ गया, हमने आज कितनी सारी शॉपिंग की है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तूने सही कहा बेटा, आज तो हम भी बहुत थक गए हैं। अरे ओ सुहानी, कहाँ मर गई? जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आना। उसी समय वहाँ पर कैलाश भी आ जाता है और कहता है, अरे क्या बात है, लगता है पूरा मार्केट का सामान ही उठा लाई हो। अरे हाँ जी, वो सुप्रिया के कपड़े पुराने हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुप्रिया को शॉपिंग करवा कर ले आती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सुहानी के लिए कुछ नहीं लेकर आई? अरे उसको नए कपड़े दिलवाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर तो नया पुराना सब एक जैसा ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं सुप्रिया बेटा, तुम अपने पुराने बचे हुए कपड़े सुहानी को दे देना। और हाँ बेटी, आज रात को हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और सुहानी, तुम जब तक सारे मेहमान चले न जाए, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, समझी? जी माँ। और उसके कुछ ही देर में रात हो जाती है और कंचन के सारे मेहमान घर आ जाते हैं। और कंचन सुप्रिया को अपने सारे मेहमानों से मिलवाती है, लेकिन वहीं सुहानी अपने कमरे में बंद रहकर सब कुछ सुन रही होती है। और कुछ ही देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं, तो कंचन कैलाश से कहती है, अरे आज तो मजा ही आ गया, और सब मेरी बेटी की कितनी तारीफ कर रहे थे, आपने सुना? कंचन, तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में सुहानी को कब से कमरे में बंद कर रखा है? आखिर वह भी तो हमारी बेटी है ना? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको सबसे मिलवाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं, कि सब कहे कि यह काली बेटी किसकी है?
अरे तो क्या हुआ? अगर वो काली है तो आखिर वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार करने नहीं दूंगा। अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो काली लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। सुहानी अपने कमरे से ये सारी बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कंचन का जीने से पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और वह दर्द से कराहती हुई अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सुप्रिया बेटी मेरी मदद करो। उसी समय सुप्रिया वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ आप नीचे कैसे गिर गई? बेटा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे माँ मैंने अभी अभी तो अपना फेस पैक लगाया है और ऐसे में बाहर धूप में नहीं जा सकती वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। उसी समय वहाँ पर सुहानी आती है और अपनी माँ को जैसे तैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके सही टाइम पर इलाज हो जाने की वजह से कंचन की तबीयत पहले से काफी ठीक हो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक सुहानी कंचन की काफी अच्छे से देखभाल करती है और ये सब देखकर कंचन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि वह सुहानी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और दयालु है। और ऐसे ही कुछ दिनों में कंचन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन कैलाश कंचन से कहता है, कंचन क्या तुम अब ठीक हो? हाँ अब मैं ठीक हूँ जी। तुम्हें पता है कंचन, आज तुम इतनी जल्दी ठीक इसलिए हो पाई हो क्योंकि सुहानी ने तुम्हारी दिन रात सेवा की है। जिस लड़की को तुम देखना पसंद नहीं करती थी आज उसी की वजह से तुम सही सलामत हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? आप सही कह रहे हैं जी, मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है और मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आज के बाद सुहानी के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। कंचन तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से कंचन सुहानी से भी माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो सुहानी और सुप्रिया में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है और सुहानी के साथ भी प्यार से बर्ताव करने लगती है। गुलाबी परी की लाल लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में भीम सिंह अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। भीम सिंह के दोनों बच्चे रानी और राहुल बहुत ही समझदार थे। रानी और राहुल की समझदारी के चर्चे घर से लेकर स्कूल तक थे। स्कूल के दिन चल रहे थे और सभी बच्चे अपने अपने स्कूल समय से आया करते थे और पढ़ लिख कर वापस से अपने घर जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन परीक्षा के बाद रिजल्ट का दिन आता है। सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों का रिजल्ट देखने स्कूल जाना होता है। तभी राहुल और रानी की टीचर भीम सिंह से कहती है, देखिए रानी और राहुल बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हैं। बिन माँ के बच्चे होने के बावजूद ये लोग समय से स्कूल आते हैं और इनका काम भी समय से पहले ही पूरा होता है। ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई साहब, स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि वह स्कॉलरशिप इन दोनों बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता क्योंकि सभी ज्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड नहीं हैं। टीचर की बातें सुनकर भीम सिंह बहुत ही खुश होता है और अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आता है और रास्ते में वापस आते वक्त रानी और राहुल दोनों ही पेस्ट्री खाने की जिद करते हैं। भीम सिंह को अपने काम के सिलसिले से कई बार शहर में जाना पड़ता था, जिसके कारण वो अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहता था, जिसके कारण वह एक दूसरी शादी सुमित्रा से कर लेता है। सुमित्रा दिखने में सुंदर थी और दिल की भी बहुत ही साफ थी। वह पहले ही दिन से भीम सिंह के बच्चों को अपनी बच्चों की तरह प्यार करती है, लेकिन दोनों ही बच्चे
अपनी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों बच्चे सुमित्रा को नापसंद करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा नाश्ता बनाकर लाती है और दोनों बच्चों से कहती है, ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। इसे खाकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे और ताकतवर भी हो जाओगे। ये लो रानी बेटा, तुम ये हेल्दी सैंडविच खा लो, और ये लो राहुल, तुम भी सैंडविच और चाय खाओ। रानी और राहुल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों भाई बहन गुस्सा हो जाते हैं और दोनों ही सुमित्रा के सैंडविच को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। हाँ, और स्वादिष्ट खाना तो क्या, और हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर भीम सिंह को सब कुछ बताती है। मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ जी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि वे दोनों बच्चे मुझे प्यार ही नहीं करते और मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैंने पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और ना ही वो मुझे अपनी माँ मानते हैं। मेरे बच्चे तो मुझसे भी गुस्सा है सुमित्रा, लेकिन तुम्हें पता है माता पिता होने के नाते हमें सब्र रखना चाहिए। हमारे बच्चे हमें खुद एक दिन समझने लगेंगे और फिर तुम अपने प्यार से उन्हें अपना बना सकती हो। अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुमित्रा अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती है उन्हें अपना बनाने के लिए, बहुत सारे उपाय करती है, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, उसको अपनी सगी माँ नहीं मानते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और सुमित्रा दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को खुश रखने का सोचती है, लेकिन दिन रात काम करते करते सुमित्रा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है और सुमित्रा बेड पर आ जाती है। तभी रानी वहाँ आती है। देखो भाई देखो, आज इस औरत को, इसने तो आज बेड ही पकड़ लिया ताकि हम इसके आगे पीछे पानी और खाना लेकर घूमें। ये तो हमसे सारे काम करवाना चाहती है। इसने हमेशा से ही हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। मैं इसी की वजह से इसको अपनी माँ नहीं मानती हूँ। यह एक जाहिल औरत है जिसे अपने बच्चे भूखे दिखने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहे। तुम तो ऐसा मत बोलो रानी, कम से कम मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाने की जगह ताने मार रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बेटी आज तक नहीं देखी। कम से कम तुम्हारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना। लेकिन तुम सच में एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो। जब शादी से पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तारीफ किया करते थे तो मुझे भी लगता था कि सच में तुम दोनों बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे होगे, लेकिन तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा बिगड़ैल बच्चा यहाँ इस दुनिया में और कोई भी होगा। हाँ, तो ठीक है, हम बिगड़ैल ही सही। इतना कहते ही राहुल बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है, जिसके बाद सुमित्रा सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और उसके सर पर गुम चोट लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। और तभी रानी बहुत ही परेशान हो जाती है और घबराकर कहती है, काश आज हमारी सगी माँ जीवित होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भले ही मुझे ये सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। तुम्हारी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और इन्हें बचा लो। रानी के इतना कहते ही रानी के घर में एक जादुई गुलाबी परी आती है और वो परी कहती है, रानी और राहुल, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? और ये क्या, तुम्हारे घर में ये औरत ऐसे क्यों गिरी हुई है? इसके सर पर तो गुम चोट लग गई है। तुमने इनके साथ कुछ किया है क्या? परी जी, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हमारी सौतेली माँ है और गुस्से में आकर मेरे भाई ने उनको धक्का मार दिया, जिसके बाद इन्हें गुम चोट लग गई और हम इन्हें नापसंद करते हैं, जिसके कारण हमारी बहस चल रही थी और बहस में ही मेरे भाई ने इन्हें गुस्से से धक्का मार दिया। लेकिन आप कौन है?
और इतना तैयार होकर यहाँ पर क्यों आई है? रानी, मैं जादुई गुलाबी परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर ऐसे ही घूमने आई थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के घर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसके कारण मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी परिस्थिति देखने आई थी। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि अब की जनरेशन कैसी हो गई है, जो अपने माँ बाप को स्वीकार तक नहीं करते। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने जितना अभी तक समझ पाया है, ये तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करती थी, लेकिन तुमने इसकी इज्जत नहीं करी और इसे हमेशा ही दुख दिया है। मुझसे गलती हो गई परी जी, प्लीज कुछ करके इन्हें ठीक कर दीजिए और उसके बाद हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं गुलाबी परी हूँ, मैं इन्हें तुरंत ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास होना भी बहुत जरूरी है, और वो तुम्हें हो गया। अब मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद तुम इनका खूब अच्छे से ख्याल रखोगे और इन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करोगे। इतना कहते हुए गुलाबी परी उसकी सौतेली माँ को पहले की तरह ठीक कर देती है, और दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी सौतेली माँ से माफी मांगते हैं और परी से भी माफी मांगते हैं, जिसके बाद परी उनसे कहती है, रानी और राहुल, तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश में तुम्हें माँ का प्यार कम मिला, जिसके कारण तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। लेकिन अब तुमने मुझसे वादा किया है, तो तुम हमेशा अपनी सौतेली माँ का ख्याल रखोगे। और ये लो, मैं तुम्हें जादुई लाल लिपस्टिक दे रही हूँ। इस जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से जो भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तुम वो मांग सकते हो। और हाँ, ये जादुई लाल लिपस्टिक मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सौतेली माँ को कभी भी परेशान ना करो। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद रानी और राहुल उस जादुई लिपस्टिक का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए करते हैं और अपनी सौतेली माँ को हमेशा अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सुमित्रा बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों बच्चे ही उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रानी के गांव में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना था। मैंने हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखा है। अब मैं एक फैशन कंपटीशन जीतना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पिताजी को इनाम देना चाहती हूँ। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि हमें तो एक माँ लाकर भी दी है। बस हमें ही समझने में देरी हो गई थी, लेकिन वो सच में एक बहुत ही अच्छी माँ है। हाँ रानी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और हमारे घर का नाम रोशन करना चाहिए। जिसके बाद रानी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या मैं इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें जो इनाम मिलेगा वो मैं पिताजी को दूं और अपने घर का नाम रोशन करूं। हाँ बेटी, तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़े। अपनी माँ का सपोर्ट देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और जादुई लिपस्टिक की मदद लेती है। हे जादुई लिपस्टिक, मैं इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और आप कृपया करके मुझे इस कंपटीशन के हिसाब से सुंदर सुंदर ड्रेसेस और सैंडल, मेकअप किट आदि दे दो, ताकि मैं इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकूं। रानी के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी घूमती है और रोशनी घूमते घूमते रानी की मांगी हुई सारी चीजें एक एक करके रानी के सामने आ जाती है। सभी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और इतनी सुंदर चीजें पहली बार देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और फिर उन सभी चीजों को एक एक करके अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद खुशी से झूम उठती है और फिर कंपटीशन में जाने की तैयारी शुरू कर देती है और वह खूब मेहनत करने के बाद उस कंपटीशन में पहुंचती है, जहां गांव के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जहां रानी भी अपना टैलेंट दिखाती है। सभी बच्चे रानी के ड्रेस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सभी उसे उसकी ड्रेस का पता करते हैं
कि उसने यह कहां से खरीदी है, लेकिन रानी उन्हें कुछ नहीं बताती है। एक एक करके सभी अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं, जिसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें पता चलता है कि रानी उस फैशन कंपटीशन की विनर होती है। रानी विनर बनने के बाद बहुत ही खुश होती है और स्टेज पर बैठे सभी जजेस रानी को इनाम के तौर पर 5 लाख की रकम देते हैं, जिसके बाद रानी वह रकम ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है और अपनी माँ का बहुत ही धन्यवाद करती है। यह सब देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं।